रीमा साहबा, सबसे पहले ज़ाहिर एक डिबेट अलग शुरू हो गई है और वो ये कि जजेस का एक दूसरे से या फिर चीफ जस्टिस से इस तरीके से पब्लिकली डिसएग्री करना या अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करना या क्रिटिसिज्म करना, ये डेकोरम के ख़िलाफ़ है, ये नहीं होना चाहिए। क्या दुरुस्त है या फिर इंटरनेशनली ये होता है और एक हेल्दी प्रैक्टिस है अगर इख्तिलाफ़ राय इस तरीके से पाया जाता है या फिर इख्तिलाफ़ राय बहुत हद तक इख्तिलाफ़ की हद तक पाया जाता है? जी शुक्रिया शाहज़ेब, बहुत अहम सवाल है ये। मेरी नज़र में तो बहुत अच्छा है कि जजेस ने अपने जो एतराज़ात हैं वो इस तरह अपने एडिशनल नोट्स के थ्रू उठाए हैं और बहुत बहादुरी दिखाई है, क्योंकि शायद इस चीज़ के बाद में उनके लिए कॉन्सिक्वेंसेस हों। उन्होंने जो एतराज़ात उठाए हैं, ऐसा हो सकता है कल को अहम बेंचेस में उनकी शमूलियत हो ही ना। तो एक ये बहुत बहादुरी की बात है और मेरी नज़र में जो आज़ादी की हम बात करते हैं कि अदलिया आज़ाद होनी चाहिए, उसका एक बहुत अहम एस्पेक्ट ये भी है कि अदलिया इंटरनल इन्फ्लुएंसेस, इंटरफेरेंसेस से भी आज़ाद होनी चाहिए। जो बैनुल-अक़वामी स्टैंडर्ड्स हैं वो कहते हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर्स तो नहीं होने चाहिए अदलिया पे, लेकिन इंटरनल प्रेशर्स भी नहीं होने चाहिए। और जो एतराज़ात जजेस ने उठाए हैं वो हमें दिखाते हैं कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो अपने डिस्क्रेशनरी पावर्स या सवाबदीदी इख्तियार जो उनके हैं उनके जिस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर सवाल उठ रहे हैं। तो ये एक पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है, ये एक रूल ऑफ लॉ का मामला है। ये हर सिटीजन जो पाकिस्तानी है जिनके राइट्स के फैसले सुप्रीम कोर्ट करती है उनका मामला है। तो मेरी नज़र में तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। 5 साल पहले 4 इंडियन सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जजेस थे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने भी इसी तरह के सवाल उठाए कि जमहूरियत के लिए, अदलिया की आज़ादी के लिए बहुत ज़रूरी है कि केसेस जिस तरह एलोकेट होते हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी हो। और उन्होंने पहले अपने चीफ जस्टिस को ख़त लिखा, उन्होंने जवाब नहीं दिया, तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली और वो ख़त सबके साथ शेयर किया। तो मेरा ख्याल है इस तरह की प्रैक्टिसेस होती हैं और होनी चाहिए। हमारी यहाँ एक आदत है कि अपने घर के जो मसाइल हैं घर में ही हल करें, घर में ही रखें, बाहर लोगों को ना दिखाएं। लेकिन विद रिस्पेक्ट, सुप्रीम कोर्ट के फैसले किस तरह लिए जाते हैं ये उनका पर्सनल मामला नहीं है, ये एक इंस्टीट्यूशनल मामला है और हर पाकिस्तानी शहरी का मामला है। ये जो आपने दो अहम बातें की, एक तो ये है कि ज़ाहिर है कि कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ सकते हैं उन जजेस को जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया है, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। और दूसरी बात ये है कि ना सिर्फ एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होना चाहिए जजेस पर, बैरूनी दबाव नहीं होना चाहिए, बल्कि अंदरूनी दबाव भी नहीं होना चाहिए। अब ज़ाहिर चीफ जस्टिस के पास 2 इख्तियारात हैं और दोनों ही एब्सोल्यूट हैं, एक सू मोटो लेने का इख्तियार और दूसरा बेंच बनाने का इख्तियार। आपके ख्याल में ये एक महज एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियार है, एक इंतज़ामी इख्तियार है, या वाकई एक ऐसा इख्तियार है जो कि एक अंदरूनी दबाव की सूरत इख्तियार कर सकता है कि किस तरीके से बेंच बनेगा, किस तरीके से नहीं बनेगा? और पाकिस्तान में आपको एग्जाम्पल्स नज़र आ रही हैं जिस तरीके से बेंच बन रहे हैं, और बैनुल-अक़वामी तौर पर भी क्या इसी तरह प्रैक्टिस होता है या इससे अलग है? शाहज़ेब, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं कि इस तरह की जो पावर्स हैं केस एलोकेट करने की, बेंच बनाने की, इनके बहुत सब्सटैंटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो इसमें जो डिस्क्रेशन है वो एब्सोल्यूट नहीं हो सकती। यूएन स्पेशल रैपॉर्टर ऑन द इंडिपेंडेंस ऑफ जजेस एंड लॉयर्स, उन्होंने इस पर कई बार स्टेटमेंट्स जो हैं और अपनी कमेंट्री है वो दी है। मुझे नहीं समझ आती कि पाकिस्तान में हम क्यों समझते हैं कि ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है। शायद कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हो सकते थे जिसमें इस पावर के इतने जो रिजल्ट्स हैं वो फार रीचिंग ना होते, लेकिन पाकिस्तान में बहुत सी और वजूहात हैं और मैं आपको 4 वजूहात गिनवाना चाहती हूँ जिसकी वजह से ये पावर और भी अहम हो जाती है। देखिए, बहुत से ममालिक में जो सुप्रीम कोर्ट्स हैं, अमेरिका की एग्जाम्पल सामने आती है, पाकिस्तान में उस पर बहुत बात होती है। वहाँ सुप्रीम कोर्ट सब जजेस साथ मिल के फैसले करते हैं, वहाँ बेंचेस नहीं सुप्रीम कोर्ट के बनते। कनाडा में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में हाई कोर्ट में इसी तरह की उनकी प्रोसीजर्स हैं। तो जब पूरी फुल कोर्ट ही अगर केसेस सुन रही हो तो ये इशू ही नहीं आता कि चीफ जस्टिस कौन सा केस बनाते हैं, कौन सा नहीं बनाते। पाकिस्तान में 17 जजेस हैं अगर फुल स्ट्रेंथ हो कोर्ट की, और जो बेंचेस बनते हैं वो 3 जजेस के भी बनते हैं, 5 जजेस के भी बनते हैं। तो जो आपकी डिस्क्रेशन है वो बहुत ज्यादा हो जाती है कि आप 17 जजेस में से 3 जजेस चूज कर सकते हैं। फिर इसमें आप ऐड कीजिए कि चीफ जस्टिस की आपने जो बात की सो मोटो पावर्स, कि चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस बंदयाल ने भी कुछ साल पहले ये कहा कि सिर्फ उनका फैसला होगा
कि कौन सा केस जो है वो सुना जाएगा सुओ मोटो पावर्स के तहत, कौन सा नहीं सुना जाएगा। तो अब ये भी अगर उनका इख्तियार है तो वो फैसला कर सकते हैं कि कौन सा केस, पिटिशन की भी जरूरत नहीं है कि कौन सा केस सुप्रीम कोर्ट सुनेगी और वो कब सुना जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ऑन एवरेज 50,000 केसेस की पेंडेंसी होती है। तो चीफ जस्टिस सिर्फ ये फैसला नहीं करते कि कौन सा केस सुनना चाहिए, वो ये फैसला भी करते हैं कि वो केस कब सुनना चाहिए। अब आप देखिए कितनी ये पावर्स जब आप इकट्ठी हो जाती है तो इसके क्या रिजल्ट्स होते हैं कि कौन सा केस सुनना है, कब सुनना है, कितने जजेस ने सुनना है और वो जजेस कौन होंगे, ये सब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की पावर्स हैं और इसमें ये इंटायरली डिस्क्रेशनरी है, इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई ओवरसाइट नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है और ये कोई आईनी इख्तियार नहीं है, ना ही ये किसी स्टैट्यूट में है, ये सुप्रीम कोर्ट में रूल्स के तहत चीफ जस्टिस के पास इख्तियारात हैं। तो इसकी उस तरह से एक आईनी भी आप नहीं कह सकते कि प्रोटेक्शन है, एक स्टैट्यूट से ये जो पावर्स हैं तब्दील की जा सकती हैं। मगर अब जो आज नोट हुआ आया याया अफरीदी साहब का, उन्होंने अपनी जो शमूलियत है बेंच के अंदर उसे चीफ जस्टिस साहब की सवाबदीद पर छोड़ा, मगर उन्हें बेंच में नहीं शामिल किया चीफ जस्टिस साहब ने। फिर जस्टिस अतर मिनल्ला ने तो जाहिर है बहुत सारी चीज़ों से इख्तलाफ किया, मगर उन्होंने एक और बात भी अपने नोट में लिखी है, वो ये कि जिस दिन प्रोसीडिंग्स हो रही थी 23 तारीख को, उस दिन चीफ जस्टिस साहब ने खुद ने कहा कि उनका ये जो सवाल है अतर मिनल्ला साहब का कि जो असेंबलियाँ तहलील हुई थी सूबों की वो आईनी तौर पर हुई थी या नहीं हुई थी, उसे भी शामिल किया जाएगा, मगर जो रिटन ऑर्डर है उसमें वो मौजूद नहीं है। ये भी एक नॉर्मल बात है कि चीफ जस्टिस साहब एक बात कहें अदालत में और उसके बाद वो रिटन ऑर्डर में ना हो और फिर वो जज भी बेंच का हिस्सा ना हो। देखिए शाहजेब, हम डिस्क्रेशनरी पावर्स की बात कर रहे थे, इसमें मजीद इजाफा कर दें कि अगर बेंच बन जाए तो उसके बाद चीफ जस्टिस साहब उसको तब्दील भी कर सकते हैं। इवन दो जस्टिस मंसूर अली शाह ने पहले इस पे एक फैसला दिया हुआ है, उन्होंने कहा है कि उनकी नज़र में चीफ जस्टिस बेंच तो बना सकते हैं, लेकिन जब बेंच बन जाए तो अनलेस को जजेस रिक्यूज कर ले, चीफ जस्टिस बेंच की कॉम्पोजिशन नहीं बदल सकते। लेकिन ये पहली बार नहीं है, हमने पहले भी देखा है कि चीफ जस्टिस बेंच बना के उसकी जो कॉम्पोजिशन है वो हेयरिंग के दौरान, प्रोसीडिंग्स के दौरान भी तब्दील कर सकते हैं। तो ये किस तरह की पावर्स हैं, और बिल्कुल ये जस्टिस अतर मिनल्ला ने सही सवाल उठाया है कि अगर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के दौरान ओपन कोर्ट में एक फैसला लिया गया कि ये सवालात जो है वो इंक्लूड करने चाहिए और क्यों नहीं करने चाहिए, सिर्फ ये चीफ जस्टिस की डिस्क्रेशन तो नहीं हो सकती, अब ये भी कि किस तरह के सवालात वो सुनेंगे वो भी सिर्फ चीफ जस्टिस फैसला करें। तो ये अजीब बात लगती है कि जब वो रिटन ऑर्डर सामने आता है उसमें वो सवालात ही नहीं है। और मैं इस पे नहीं जा रही कि उन सवालात का जवाब क्या होना चाहिए, इस पे बहस हो सकती है, लेकिन एक ऑनरेबल जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट उन्होंने कहा है कि ये भी फंडामेंटल राइट्स का इशू है, तो उनकी बात आपने क्यों नहीं इंक्लूड करनी, आप ऐसे कैसे डिसमिस कर सकते हैं। ओवरऑल बात यह है शाहजेब कि सुप्रीम कोर्ट में एक क्राइसिस की सिचुएशन है, ये आज की नहीं है, कई अरसे से चल रही है, ये सिमर कर रही थी, लेकिन अब ये बॉइलिंग पॉइंट पे आ चुकी है। अपॉइंटमेंट्स के वक्त पिछले साल भी हमने यही देखा था कि चीफ जस्टिस साहब की डिस्क्रेशनरी पावर्स पे बहुत से सवाल उठे थे। अब भी हम यही देख रहे हैं, चीफ जस्टिस की डिस्क्रेशनरी पावर्स पे बहुत से सवाल उठ रहे हैं। हमने इसकी हल की तरफ जाना है। आइडियली तो सुप्रीम कोर्ट इसका हल खुद तलाश उनको करना चाहिए था, लेकिन लग नहीं रहा कि ऐसा कुछ होगा। अब क्या पार्लियामेंट को कोई कानून साजी करनी पड़ेगी, शायद यही हल बच गया है, क्योंकि जो तीसरी ऑप्शन है वो होता है पब्लिक स्क्रूटनी, कि पब्लिक सवाल उठाती है, कहती है कि सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी, उनकी इंटेग्रिटी, इंडिपेंडेंस वो उस तरह से नहीं रही और जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपना कॉन्डक्ट तब्दील करती है। यहाँ तो हम बिल्कुल एक उलट चीज देख रहे हैं कि जिस चीज पे सवाल उठ रहा है वही चीज बार बार होती चली जा रही है। तो अगर आप देखें पिछले कुछ सालों में सबसे अहम पॉलिटिकल नौयत के केसेस कौन से जजेस सुनते हैं, उनमें सिर्फ 3 से 5 नाम ही आपको नजर आएंगे। इस पे बार बार एतराज होता है, बार बार वही उन बेंचेस पे होते हैं। ऐसा क्यों? लग रहा है कि पब्लिक स्क्रूटनी, अकाउंटेबिलिटी भी फेल कर चुकी है। तो अब क्या हमारे पास रास्ता बचता है? सिर्फ पार्लियामेंट का ही बचता है कि पार्लियामेंट कानून साजी करे और ये जो डिस्क्रेशन है इसको कुछ स्ट्रक्चर दे, वरना बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि पाकिस्तान में अदलिया की आज़ादी जो है वो नाम की ही है, वो प्रैक्टिस में तो कहीं नजर नहीं आती।